नाम सभी को। नक्षत्रा पे आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। नक्षत्रा क्या है ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में नक्षत्रा क्या आपको रिजल्ट देंगे और कैसे नक्षत्रा को हमें अप्लाई करना है। अपने कुंडली में जब आप देखोगे लगन का नक्षत्र होगा, एक जन्म लग्न का, एक चंद्रमा का नक्षत्र होगा। तो जब ये बोलते हैं कि कोई किसी मतलब किस नक्षत्र में पैदा हुआ है, ये कि ऐसे बिहेव कर रहा है, ऐसे बोलते हैं, उसका मतलब है चंद्रमा का नक्षत्र देखा जा रहा है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन और मस्तिष्क और आदतों को, इच्छाओं को, एम्बिशंस को गवर्न करता है। तो जिस नक्षत्र में चंद्रमा होता है उसी नक्षत्र के चंद्र उसके स्वामी की दशा से जीवन में पहली महादशा शुरू होती है। और उसके कारण बैलेंस ऑफ दशा, यानी जन्म के वक्त जो बैलेंस ऑफ दशा मिलती है हमें, पहली दशा, पहला प्राइम मिनिस्टर जो कुंडली का बनता है, उसके अंदर जो चीफ मिनिस्टर, उसके अंदर जो प्राइम मिनिस्टर, मतलब तीन ग्रह जो बनते हैं, महादशानाथ, अंतरदशानाथ, प्रतिदशानाथ, उनके नक्षत्र या वो किस में है, कैसे हैं, उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पूरी लाइफ में पड़ने वाला है। तो नक्षत्र, एक एक नक्षत्र को जानना है, उसके बारे में बेसिक कोर्स में तो खैर मोटा मोटा ही जानना है, एडवांस कोर्स में आप डिटेल में करोगे एक एक नक्षत्र। बट फिर भी जो बेसिक में आपको पता होना चाहिए, 27 नक्षत्र है, उनका सीक्वेंस है, और फिर उसका आगे क्या क्या, कितना हमें कहाँ कहाँ कैसे यूज करना है ना। जैसे मुहूर्त में, मुहूर्त शास्त्र में नक्षत्र का बहुत वैल्यू है। और शादी विवाह में तो अष्टकूट मिलान जो होता है, मैचिंग जो होती है, गुण मिलान जो होता है, 36 में से गुण देखे जाते हैं, वो चंद्रमा के ही नक्षत्र और चंद्रमा की राशि से देखे जाते हैं। तो उसमें तो सिर्फ चंद्रमा का नक्षत्र यूज होता है। लड़का लड़की की जब कुंडली मिलाई जाती है तो लड़का की कुंडली में राशि, किस राशि में चंद्रमा बैठा है और उसका नक्षत्र क्या है, उसके द्वारा उसको मिलाया जाएगा, लड़की की जन्म चंद्रमा की राशि और उसका नक्षत्र। ठीक है। तो अब नक्षत्र बेसिकली ग्रुप ऑफ स्टार्स है, बिल्कुल सही बोला अंजलि, स्वाति ने। और यहाँ पे नक्श मतलब एक आकृति तो बन रही है आसमान में, और जो आकृति बन रही है वो जो स्टार जो मिलके बना रहे हैं उनको, वो भी ऐसा नहीं कि बहुत पास पास हैं, लाखों मील दूर है एक दूसरे से। लेकिन क्योंकि हम पृथ्वी पे बैठे हैं और हम भी बहुत दूर है, तो हमें वो एक छोटी आकृति के रूप में वो दिखता है। अगर हम उसको उन डॉट्स को मिला दें तो एक आकृति बन जाएगी, जैसे राशियों की एक आकृति बनती है, वैसे ही नक्षत्रों की। वैदिक काल जो बोलते हैं कि जब सतयुग था, जब मतलब भगवान राम से भी पहले का जो समय था, उस समय में नक्षत्र दिवस होते थे। ये जो वार सिस्टम है, सोमवार, रविवार, इतवार, ये सब नहीं होता था, 7 दिन में नहीं था, और ना राशियां होती थी, सिर्फ नक्षत्र दिवस होता था। 27 दिन का, 27 नक्षत्र के 27 नक्षत्र दिवस, और 27 दिन का महीना होता था। उसके बाद नेक्स्ट न्यू मंथ शुरू हो जाता था। ठीक है। तो इस तरह से ये चलता था। तो अब ये है कि उसको और सिंप्लीफाई करते हैं गया समय के साथ साथ। और नक्षत्रों के बारे में आपको ऋग्वेद में मिल जाएगा रेफरेंस काफी जगह। इवन भगवान राम की जो कथा है उसमें, जब दशरथ जी एक रात पहले जब वनवास के लिए 2 वर मांग के रूप में वनवास दिया जाता है, कैकेयी जब अपने पति थे वो 2 वर मांग लेते हैं, जिसमें पहला होता है कि भगवान राम को वनवास 14 साल का, और दूसरा अपने बेटे को भरत जी को राजपाट। तो उस समय उस वचन मांगने से पहले का जो एक सीक्वेंस, एक संवाद है, दशरथ जी अपने मंत्री को कह रहे हैं कि मेरे जन्मकालीन नक्षत्र के ऊपर पाप ग्रहों का गोचर चल रहा है, और इसीलिए मुझे बड़ी आशंका हो रही है। हालांकि मैं इस समय सोच रहा हूँ कि मेरे बेटे का कल अभिषेक होगा, मेरा मेरा प्रिय पुत्र राम राजा बनेगा, लेकिन ज्योतिष जो कह रहा है इस समय की गणना, वो मेरा दिल आशंकित कर रही है, पता नहीं भगवान जाने क्या होगा। ऐसे करके एक वर्णन है उसमें। और इसी तरह से महाभारत काल में भी जो युद्ध हो रहा है, तो युद्ध होने से पहले एक संवाद आता है, जिसमें वो कर्ण जो है, कर्ण देखिए, जो पांडव थे उसमें जो सहदेव थे ना, वो ज्योतिष के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। और उस समय भी ये रूल था, अभी भी ये रूल है कि चाहे आपकी दुश्मन पार्टी का भी व्यक्ति अगर आपसे कुंडली दिखाने आएगा, तो आप ज्योतिष के अकॉर्डिंगली जो आ रहा है वो बोलोगे, आप अपने मन से बायस मैनर में प्रेडिक्शन नहीं दोगे। तो उस समय जब दुर्योधन सहदेव के पास जाके पूछते हैं कि इस युद्ध में कौन जीतेगा, तब उस समय वो सहदेव उन्हें बताते हैं कि इस समय आपके जन्मकालीन नक्षत्र पर ये गोचर हो रहा है, खराब गोचर हो रहा है, इसीलिए यही है कि आपकी जो सेना है, आपकी जिस साइड आप है वो हारेगी, और आपकी मृत्यु होने का भी उसमें वीर गति प्राप्त करने का योग है। तो
ये सब चीजें देखिए, नक्षत्र भेद बोला, कहीं पे भी राशि का वर्णन नहीं था, कहीं पर भी कोई और वैसे ग्रहों का ऐसे ज्यादा नहीं बोला, नक्षत्रों को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी। ठीक है, तो इन सब बातों से आप समझिए कि नक्षत्रों की वैल्यू ना केवल ऋग्वेद में मेंशन्ड है, बल्कि यजुर्वेद और अथर्ववेद में भी है। इनफैक्ट आप सोचो, आयुर्वेदा में जो हम दवाइयां खाते हैं, आयुर्वेदा में आपने पढ़ा होगा कि ये दवाई आपने खानी है, आयुर्वेदा, आयुर्वेदा जो एक्सपर्ट होता है वो आपको बताता है। लेकिन वो दवाई किस दिन शुरू करनी है, उसका भी नक्षत्र देखा जाता था कि जिस दिन ये नक्षत्र होगा उस दिन से आप खानी शुरू करेंगे। और इवन राव सर तो हमें ये भी बताया सर ने हमें कि जब दवाई को बनाना होता था, हर आयुर्वेदा वाले को पहले ज्योतिष का ज्ञान होना मैंडेटरी होता था। और वो जब वो दवाई बनाता था तो वो एक पर्टिकुलर नक्षत्र वाले दिन ही उसको निकालता था। उसको फिर चांदनी रात में अगर रखना है या सूर्य की रोशनी में रखना है, और फिर उसको दूसरे नक्षत्र वाला जब पड़ेगा तब उसको मिलाया जाएगा दो दवाइयों को, और फिर फाइनल मिश्रण तैयार होता था। तो इतना वैल्यू दी गई है नक्षत्रों को, है ना। और हमारा जो विवाह में अष्टकूट मिलान है उसमें तो चंद्रमा का नक्षत्र राशि को देखा ही जाता है। तो आप 27 नक्षत्र हैं, इसका आप ये देख लो, आपको ये समझा देती हूँ मैं। जैसे आपने 12 राशियां पढ़ी हैं, तो एक एक राशि में सवा दो नक्षत्र आएगा। 30 डिग्री की एक राशि है ना, 0 to 30 डिग्री। एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। ठीक है, तो पहला नक्षत्र अश्विनी आता है मेष राशि में, दूसरा नक्षत्र भरणी है, वो भी 13 डिग्री 20 मिनट का हो गया। तो इसको अगर हम चार भागों में बांटे एक नक्षत्र को, तो 3 डिग्री 20 मिनट का एक चरण बनेगा। तो यानी कि पूरे चार चरण अश्विनी नक्षत्र के मेष राशि में आ गए, भरणी नक्षत्र के भी पहले चार चरण मेष राशि में आ गए। और उसके बाद कितना बचा, 30 डिग्री में से माइनस करो 26 डिग्री 40 मिनट, तो कितना बचेगा, 3 डिग्री 20 मिनट सिर्फ। तो कृतिका का पहला चरण, क्योंकि एक नक्षत्र का चार चरण होते हैं, हर चरण होता है 3 डिग्री 20 मिनट का। 3 डिग्री 20 मिनट को आप चार से मल्टीप्लाई करो, 13 डिग्री 20 मिनट आएगा। अंजलि आप करके देखो, 3 डिग्री 20 मिनट इंटू 4, तो कितना हो गया, मैम। 3 चौक 12 हो गया, 12 डिग्री। हम्म। और 20 मिनट को हम्म। आप चार गुना करो, कितने हो गए मिनट, 80। 3 डिग्री 20 मिनट को आप फोर से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, चार 12। को हाँ, 12 12। और 80 हो गया ना, 12 और 20। 80। 80 हो गया ना मैम? हाँ। 80 हो गया, तो 80 में से 60 मिनट का फिर एक डिग्री बन जाएगी, 60 मिनट का एक डिग्री होती है। तो 12 डिग्री प्लस 1 डिग्री 13 डिग्री, और बचा हुआ 20 मिनट। ठीक है, क्लियर हो गया। एक एक नक्षत्र कैसे 13 डिग्री 20 मिनट का है, और एक नक्षत्र में चार चरण है ना। स्वाति समझ में आया ये वाली बात। यस मैम। मतलब 3 डिग्री 20 मिनट का एक पाव है, मतलब एक एक नक्षत्र के आपने चार भाग कर दिए। और एक एक भाग 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट, इन चारों को जोड़ेंगे तो 13 डिग्री 20 मिनट का पूरा नक्षत्र बन जाएगा। ठीक है, और पहली राशि में दो पूरे नक्षत्र आ गए, अश्विनी भरणी। ठीक है, जिसके स्वामी कौन है, पहला जो अश्विनी नक्षत्र है, उसका स्वामी है केतु। मतलब किसी का जन्म अगर अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, तो उसके जीवन में पहली महादशा जो जीवन में चलेगी वो केतु की महादशा चलेगी। ठीक है, फिर भरणी नक्षत्र में अगर किसी का जन्म हुआ है, 13 डिग्री 20 मिनट का है ये, तो यानी कि उसके लगन की डिग्री क्या होगी, मेष लगन होगा, और वो होगा कम से कम 13 डिग्री 21 मिनट का होगा, तब उसे माना जाएगा कि वो भरणी में है। क्योंकि 13 20 तक तो वो अश्विनी में ही कहलाएगा। ठीक है, तो उसके जीवन में क्या यस मैम। दशा चलेगी, शुक्र की महादशा जीवन में चलेगी जन्म से। अब बचा जो 3 डिग्री 20 मिनट, तो अब हम देख रहे हैं कि कृतिका का भी जो पहला चरण है उसका वो 3 डिग्री 20 मिनट यहीं आ गया, इनको टोटल करेंगे तीनों को, तो ये 30 डिग्री की राशि पूरी हो गई। तो इसका मतलब बचे हुए जो तीन चरण है कृतिका के, जिसका स्वामी रवि होता है, सूर्य होता है, यानी कि सूर्य की मात्रा चलती है। अगर कोई कृतिका में पैदा होता है, कृतिका नक्षत्र में, यानी किसी के जन्म लगन की डिग्री कितनी होगी, 13 डिग्री 26 मिनट से ऊपर होगी। 13 डिग्री 27 मिनट का लगन है अगर मेष का, या 13 डिग्री 55 मिनट का है, या सॉरी 26 डिग्री 41 मिनट का है, तो वो कृतिका में पैदा हुआ। या 27 डिग्री का लगन है मेष का, तो वो कृतिका में पैदा हो रहा है। जैसे ही वो 30 डिग्री पूरा होगा, यानी कि दूसरा चरण शुरू होगा कृतिका का, तो वो कहाँ आ जाएगा, वृषभ राशि में। और अब ये 10 डिग्री जो तीन चरण बचे, 3 डिग्री 20 मिनट इंटू 3 करोगे तो 10 डिग्री आ जाता है। तो कृतिका के तीन चरण हमारे वृषभ राशि में आ गए।
तो अब ये समझो कि कृतिका नक्षत्र में अगर मैं बोल रही हूँ कोई पैदा हुआ है, तो आपको ये पूछना पड़ेगा कि मेष राशि में कि वृषभ राशि में, है ना। पूछना पड़ेगा ना, कृतिका का एक हम्म। चरण तो वो कि मेष में पड़ रहा है, और 3 चरण उसके वृषभ राशि में पड़ रहे हैं। ठीक है ना अंजलि। मैम ये कृतिका, मैम ये कृतिका में मतलब 3 डिग्री 20 मिनट, और फिर वृषभ राशि में जग गया तो 10 मिनट 10 डिग्री हो गए, तो हाँ, दोनों तो मिलाकर टोटल के ये तेरह 13-20 डिग्री का हो बीस गया ना, मिनट है। 13-20 का पूरा हो गया चरण, है ना। तो अगर कोई कहता है मेरा जन्म लगन नक्षत्र तो मेरा लगन तो मेरा कृतिका में पैदा हुआ हूं मैं, ऐसे बोलता है, चाहे वो चंद्रमा बोल रहा है चाहे वो लगन बोल रहा है, तो आपको उस समय पूछना पड़ेगा कि कृतिका कौन सा चरण, मेष राशि वाला या वृषभ राशि वाला। अगर वो कहता है मेरा तो पहला चरण है कृतिका का, तो इसका मतलब वो मेष राशि में जन्म हुआ है। अगर वो कहता है मेरा तो दूसरा चरण है कृतिका का, तो वो कृतिका में, तीसरा चरण है तो भी कृतिका, चौथा चरण है तो भी कृतिका, तो कि वृषभ राशि मतलब। मैम ये नहीं समझ, ये चरण नहीं समझ में, जैसे अश्विनी के आगे 4 लिखा है, हाँ, तो ये भरणी चार के चरण आगे। है ना, 1 2 3 4 चरण, नंबर ऑफ चरण लिखे हुए हैं, एक एक नक्षत्र में 4 4 चरण है। तो ये राशि में समझ में आ रहा है, इस राशि में 4 चरण का है, अश्विनी के पढ़ेंगे 4 चरण, भरणी के पढ़ेंगे 1 चरण, कृतिका का पड़ेगा। हर राशि में 9 9 चरण पड़ेंगे। मैम चरण क्या होता है? इट इज जस्ट लाइक डिवीजन, सब डिवीजन ऑफ ए नक्षत्र। देखो, आसमान में आपने 12 भागों में बांटा था 360 डिग्री को, है ना, तो 30 30 डिग्री का एक भाग बना था ना। हाँ। यस मैम। ठीक है। अब उस एक राशि को आपने बांटा, आप उसे बांटो नक्षत्रों में। ठीक है। तो आपको पता है 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र है, तो 13 डिग्री निकल गया, तो मेष राशि, एक राशि का एक डब्बा बना, उसमें 13 डिग्री 20 मिनट, मतलब एक हो गया, वो अश्विनी हो गया। फिर नेक्स्ट 13 डिग्री 20 मिनट मेष राशि का, 26 डिग्री 40 मिनट तक भरणी हो गया। तो जो बचा हुआ हिस्सा है 3 डिग्री 20 मिनट ही तो बचा। तो जो तीसरा सीक्वेंस में नक्षत्र आता है वो आता है कृतिका। तो एक तरह से कृतिका का सिर्फ एक भाव हमारा मेष राशि में आया। अगर मैं सारी राशियां हटा दूं, 12 की 12 राशियां, और पूरे जोडियक को इसमें बांट दूं 27 नक्षत्रों में, मतलब 360 डिग्री को आप डिवाइड करो 27 से, देखो क्या आएगा। डिवाइड करो करके देखो, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 27, तो नौ थ्री चौक सिक्सटी डिवाइडेड बाई चार 2। नहीं 36, और 9 तिया 27, तीन 40/3, तीन से फिर करो, तीन एकम तीन, और 10, 3 तिया 9, और फिर 13.33 आ रहा है। 13 पॉइंट, 13.33, हाँ जी मैम। है ना। तो 3 3 मतलब 60 मिनट, जो 60 मिनट का है, तो 33% क्या हुआ 60 मिनट का, 20 मिनट ही तो हुआ। 60 मिनट, 1 मिनट जो होता है 60 मिनट का होता है ना, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं ना। यस मैम। तो 60 सेकंड को 1/3 करो, 33% लेना, तो 20 मिनट ही तो बने। तो एक तरह से ठीक है। जो जो 108 आप बोलते हो ना, हिंदू धर्म में 108 बड़ा ऑस्पिशियस नंबर है, 108 बार माला जपी जाती है, मंत्र कोई भी होता है तो, है ना। वो क्यों की जाती है, क्योंकि 27 नक्षत्र हैं, और एक एक नक्षत्र का 4 4 चरण है। 27 × 4 इज कितना होता है, 27 × 4 108, 108, हाँ। है ना। तो ट्वेंटी एक सेवन स्पेस जो आसमान में हमें यहाँ से आकाश दिख रहा है, जिसको हमने अगर 12 भागों में बांटा था, तो 360 डिग्री के 12 भाग हो गए थे 30 30 डिग्री के। अब उसी स्पेस को, उसी सर्कल को जो हमें नीचे से दिख रहा है आकाश, उसको मैं 27 पार्ट्स में बांट रही हूँ, और 27 पार्ट्स के भी और फर्दर 4 4 टुकड़े कर रही हूँ। तो टोटल कितने टुकड़े हो गए, 108 टुकड़े हो गए पूरे सर्कल के। यस मैम। एक सर्कल बनाओ, उस सर्कल में पहले 27 पार्ट्स बना लो, फिर एक एक पार्ट के अंदर भी 4 4 कर दो, तो एक तरह से वो एक जैसे सुदर्शन चक्र बन जाता है ना, बहुत सारी स्ट्राइप्स होती हैं। हमारे देश के तिरंगे में 24 स्ट्राइप्स हैं, तो वैसे ये 108 स्ट्राइप्स बन जाएंगे हमारे, 108 डिवीजन हमारे इस सर्कल आसमान के। तो एक तरह से एक चरण जो है वो इस आसमान का, आकाश का सबसे छोटा स्पेस का एक मेजरमेंट है। मतलब जैसे आप 1 किलो नापते हो कि ये 1 किलो है ये 2 किलो है, बाट है वो एक मेजरमेंट है, वैसे ही जो स्पेस की मिनिमम मेजरमेंट बताई गई है ना आसमान को नापने की, वो नक्षत्र का एक चरण है। मतलब 3 डिग्री 20 मिनट तक हम आकाश को बता सकते कि इस वाले हिस्से में वो ग्रह बैठा है, या इधर ये युति हो रही है इस इन ग्रहों की।
नक्षत्र के उस चरण के पहले चरण में ये युति हो रही है, दूसरे चरण में हो रही है, चौथे में हो रही है, ऐसे बोल सकते हैं। मतलब इतना माइन्यूट क्लोजली हम उस स्पेस को डिवाइड कर रहे हैं, जो हम वैसे राशियों में 12 भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो एक एक तरह से नक्षत्र हमें और माइन्यूट क्लोजर इन डेप्थ क्लोजनेस बता रहा है किसी भी चीज को समझने के लिए कि उसका क्या इन्फ्लुएंस आएगा। जैसे आप बोलो कि मेरे को तो पिंक चुन्नी पहननी है ना। अब आप पिंक में बोलोगे, अगर वो बोलेगा मैडम, दुकानदार बोलेगा मैडम पिंक चुन्नी की, आप पिंक क्या रंग, आप बताओ, पिंक डार्क वाला, मैजेंटा पिंक, वॉयलेट पिंक, बेबी पिंक, है पीच पिंक, रेडिश पिंक, इतनी सारी वेरिएशन है। तो आप उसको प्योरली और डिटेलिंग कर रहे हो। तो एक तरह से नक्षत्र हमारे जो स्पेस है, आसमान में जो जोडियक है हमारा, उसकी और डिटेलिंग कर रहे हैं। जो ये राशि चक्र हम जोडिएक देखते हैं ना, सूर्य के चारों ओर जो ये सौरमंडल है जो हमारा, जिसमें हमारी पृथ्वी जैसे चक्कर काट रही है, तो बेसिकली ये राशि तो एक बेल्ट ही तो है, एक चौड़ी सी, जिसपे ये सारी 12 राशियां हमने वो एक सर्कल के रूप में डिवाइड कर दी। तो उसी हिस्से को और फर्दर हमने डिवाइड कर दिया 108 पार्ट में, जिसमें से एक एक राशि में 9 9 चरण आएंगे, तो सवा दो नक्षत्र आएगा एक राशि में। और इसका सीक्वेंस ऐसे ही चलता जाएगा। बस आपको इसलिए ये नंबर लिखे हैं कि 4 4 8 और एक चरण तीसरे नक्षत्र का हो गया। फिर अगले वाले में 3 चरण आ गए नेक्स्ट नक्षत्र के, बचा हुआ पूरा किया। फिर 4 चरण पूरे आ गए, नेक्स्ट नक्षत्र रोहिणी है, रोहिणी के पूरे 4 चरण हो गए पूरे टॉरस में। और फिर बचे कितने, 7 तो जब पूरे हो गए यहाँ पे। तो टॉरस राशि में सिर्फ 2 चरण रह गए। तो 2 चरण किसके आए, जो नेक्स्ट नक्षत्र है मृगशिरा। तो अब अगर कोई बोले मेरा मृगशिरा में जन्म हुआ है, तो आपको पूछना पड़ेगा कौन सी राशि का, वृषभ राशि का कि मिथुन राशि का, क्योंकि ये नक्षत्र 2 राशियों में पड़ रहा। रोहिणी पूरा पड़ रहा है इधर, लेकिन कृतिका और मृगशिरा दोनों 2 2 राशियों में पड़ते हैं। तो ये सीक्वेंस आपको याद करना पड़ेगा, और धीरे धीरे आपको ये सब समझ में आएगा कि अगर वो वृषभ का कृतिका है तो क्या फल मिलेगा, मेष का कृतिका होगा तो अलग फल होगा, इसी तरह मृगशिरा अगर वृषभ का होगा तो वो अलग फल देगा, मिथुन का होगा तो मृगशिरा अलग फल देगा। तो ये आपको डिटेलिंग अभी और आगे बताऊंगी, पहले आप ये सीक्वेंस समझ लो। ठीक है, और ये सीक्वेंस रिपीट होगा, बस पहली 4 राशियों का आपको याद रखना है, बस इसी तरह से सेम रिपीट होने वाला है। तो अब ये देखो, यहाँ हो गया 4 4 1 3 4 2। अब 2 4 3 मतलब टोटल 9 9 चरण आ गए। तो मिथुन राशि में हमारे पहले 2 चरण जो होंगे वो मृगशिरा के होंगे, जिसका स्वामी मंगल है, यानी मंगल की महादशा मैम चल ये रही एज इट इज लर्न करना पड़ेगा ना, इसका कोई लॉजिक नहीं है ना? है। इसका लॉजिक नहीं है, बट निमोनिक आप बना सकते हो। निमोनिक समझते हो क्या होता है? नहीं मैम। तुम स्वाति तुम बताओ। मैम स्टार्टिंग के लेटर्स को हम लोग हाँ हाँ। तो किसी अब पैटर्न में आप, नोट कर हाँ, ले। पेपर पे लिखो, मैं आपको निमोनिक बता रही हूँ कैसे याद करना है। AMM लिखो पहले, ए एक एम सेकंड एम मैम, एक सेकंड। पहला, पहली नौ नौ, 1 1 2 3 4 पूरा वर्टिकल लाइन में लिख दो, 1 to 9, 1 to 9 तक डिजिट लिख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ये 9 में, जैसे ये पहले 9 नक्षत्र आप देख रहे हो ना, ये यहाँ तक आ रहे हैं। इसी तरह सेकंड 9 आएंगे और फिर थर्ड 9 रो आएगी, मतलब 3 कॉलम बन जाएंगे। एक तरह से 4 कॉलम, पहले कॉलम में सीरियल नंबर हो गया, फर्स्ट कॉलम में आप लिखो A, सेकंड कॉलम में लिखो M, तीसरे कॉलम में भी लिखो M। ठीक है, लिख लिया। यस यस मैम। मैम। फिर दूसरे में लिखो BPP, देखो। बी पी हाँ हाँ, और तीसरे में लिखो KUU। के यू यू। अब 3 लाइन पूरी हो गई, 3 रो पूरी हो गई। अब चौथी रो में लिखो RHS। RHS। RHS लिखो, बता रही हूँ। एम, फिर लिखो M3D। पांचवी, 5 5 नंबर के सामने वाले उसमें कॉलम में लिखो M, और फिर C नेक्स्ट कॉलम में, और फिर D। फिर 6 यस नंबर के मैम। आगे लिखना है ASS, ASS। एस जो गधे का सिनोनिम होता है, ASS। ठीक है। फिर 7 नंबर के यस सामने मैम। लिखो, 7 नंबर के सामने PVP। वी पी, PVP। पी फॉर पोलैंड, वी फॉर विक्ट्री, और फिर अगेन P फॉर पोलैंड, PVP। यस मैम। फिर लिखो PAU, PAU, पी PAU, यस मैम। है ना। और लास्ट में लिखना है AJR। लिख लिया इतना तो। यस मैम। चलो, अब तुम्हें इनकी लाइनों का मतलब, इन वर्ड्स का निमोनिक जो बनाए, फर्स्ट लेटर लिए उसका बताऊंगी।
अब ये अश्विनी का, ये जो पहली लाइन है अश्विनी का, ये ए है पहला जो आपने लिखा। ठीक है। अम्मा, बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले अम्मा बोलता है, ए एम एम, अम्मा, ए एम एम। तो ये आपको ए एम एम से बनेगा अम्मा, इससे याद रहेगा आपको। मैं आपको इसका बताऊंगी, क्योंकि इसका लॉर्ड क्या है अम्मा का, इसका लॉर्ड आपको सामने केतु लिख लेना वर्ड। बच्चा रोएगा तो उस समय पहला, सबसे पहले दशा लगेगी, अगर किसी का ए एम एम वाले नक्षत्रों में पैदा हुआ तो केतु की महादशा है। ठीक है। बी, एम एम का मतलब मैम? बता रही हूँ अभी, ये जैसे ये चल रहा है ना, ये 9 नक्षत्र अश्लेषा तक पूरे हो गए। पुनर्वसु, पुनर्वसु, पुष्य और फिर अश्लेषा। इसकी नेक्स्ट लाइन में मघा है पहला, तो ये एम है, दूसरा वाला मघा है एम। और तीसरा एम है मूल। मूलों में जब पैदा होते हैं, जब पूजा कराई जाती है केतु के नक्षत्र, ये अम्मा जो है ए एम एम, तीनों केतु के नक्षत्र हैं। पहली 4 राशियों में पहले 9 नक्षत्र, दूसरी मिडिल 4 राशियों में बीच के 9 नक्षत्र, और तीसरी 4 राशियों में लास्ट के 9 नक्षत्र आ जाते हैं, 9 या 27 पूरा हो जाता है। और सीक्वेंस इनके लॉर्ड्स का ऐसे ही रहेगा, केतु शुक्र ये। और वो भी चरण भी वैसे ही रहेंगे, 4 4 1, 3 4 2, 2 4 3, 1 4 4। ठीक है। तो ये, मैम, जो मूल वाले होते हैं मैम, मूल वाले बहुत खराब होते हैं क्या नक्षत्र? हाँ अम्मा मतलब केतु के नक्षत्र है ना तीनों, अश्विनी नहीं, मूल को सबसे ज्यादा बुरा माना गया, लेकिन मघा और के अश्विनी भी केतु के नक्षत्र है। लेकिन फिर भी वो थोड़े से बेटर हो जाते हैं, और वो डिग्री पे भी डिपेंड करेगा कौन सा चरण है कौन सा नहीं। लेकिन आपको बस बेसिकली याद रखना है, केतु का नक्षत्र अम्मा से वो शुरू हो रहे हैं, एम एम एम, यानी अश्विनी मघा मूल। ठीक है। और तीसरे ये याद रखना है, क्योंकि केतु के नक्षत्र में जन्म क्यों बुरा माना गया, पूजा क्यों करानी पड़ती, क्योंकि बच्चा जो पैदा होता है वो बचपन से ही उसमें संसार के प्रति आसक्ति नहीं होगी, विरक्ति होगी। तो वो अपने आप ही नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट है केतु, और वो विरक्ति दे रहा है, तो वो बच्चा तो ग्रो ही नहीं करेगा ना, अगर पहले 7 साल ही अगर जन्म के उसके, उसका चाइल्डहुड ही नहीं रहेगा, वो तो बचपन में बुढ़ा बुढ़ों की तरह बिहेव करने लगेगा। और ऑब्वियसली उस समय उसकी जो एक जीवन जीने की और ग्रोथ की शक्ति है ना, वो भी कम हो जाती है। और वो उसकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा नहीं रहता ऐसे में, क्योंकि धड़ धड़ है ना, केतु तो धड़ है, सर तो है नहीं। तो इसीलिए इस समय बहुत बीमार हो सकता है बच्चा, इसीलिए अगर पूजा नहीं कराई होती है, दान नहीं किया होता माँ बाप ने बच्चे के जन्म नक्षत्र वाले, मतलब अगला नक्षत्र जब 27 दिन बाद पड़ता है तो करा लेंगे पूजा। नहीं तो फिर वो उसको लाइफ में कहते हैं प्रॉब्लम्स आती है, शादी भी देर से होती है, बच्चे भी होते नहीं है, या तो होते हैं तो देर से होते हैं, तो बहुत सारे और जो भी सांसारिक सुख है ना, उनसे केतु विरक्ति दिलाता है। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा माना गया बुरा। मूलों के नक्षत्र कहते हैं इन्हें, केतु मैम के। हमारे यहाँ पे जैसे कभी कोई बच्चा पैदा होता है तो 27 दिन के बाद पूजा होती है, मतलब सबकी नहीं होती, किसी किसी बच्चे की वो उसको इसीलिए सतैसा होती पूजा है कहते हैं, कि 27 दिन जिसका के भी, बाद हाँ होती वो है। इसीलिए होती है कि हमेशा जहां भी जिस भी नक्षत्र में हमारा जन्म हो रहा है उसके 27वें दिन फिर से वही नक्षत्र पड़ेगा। तो जब जिस दिन जन्म हुआ उस दिन तो अभी बच्चा पैदा ही हुआ है, उस दिन पूजा क्या करा लोगे आप, माँ भी हॉस्पिटल में है, और पता भी नहीं है कईयों को कि जन्म नक्षत्र क्या है। लेकिन पंडित जी ने जब देखा तो उन्होंने कहा अरे ये तो मूलों में पैदा हुआ है, तो उन्होंने कहा भैया अब इस दिन पड़ेगा 27 दिन बाद ये नक्षत्र, आप उस दिन इसकी पूजा करा लेना। तो मूलों में जब बच्चा पैदा होता है तो जरूर कराई जाती है पूजा। नहीं जो मैम कराते तो उन लोगों 27 दिन को। बाद, मैम 27 दिन बाद सेम नक्षत्र पड़ता है क्या? रिपीट होता है हाँ सेम? हाँ घूमते हाँ नक्षत्र? हाँ, ये 27 ऐसे चलता रहता है, क्योंकि प्रतिदिन चंद्रमा एक नक्षत्र में आता है, और 27 दिन बाद चंद्रमास पूरा हो जाता है पूरा। और फिर से नेक्स्ट मंथ फिर से वही शुरू हो जाता है, फिर पूरा सर्कल ऐसे चलता मैम रहता है। जो जो हमारे मैम पीरियड्स का साइकिल होता है वो भी चंद्रमा के अकॉर्डिंग 27 दिन के हिसाब बिल्कुल। से होता है ना, तो हम हाँ बिल्कुल यही चंद्रमा रीजन की है। स्थिति देख के बता सकते हैं कि पीरियड्स कब होंगे हमारे नेक्स्ट। बिल्कुल पीरियड की डेट भी प्रिडिक्ट हो जाती है, ये तो सब अच्छा जो अच्छी निकाल लेता है आराम से, बिल्कुल उसका तो इवन डे तक आप निकाल सकते हो, कौन सा मंगल और चंद्रमा का गोचर देखना होता है, जब मंगल आपके उसको देखता है जनरली नक्षत्र को, पीरियड स्टार्ट होता है फिर, तो वो तो पता चल जाता। कोई बात नहीं, ये तो आप धीरे धीरे सीख जाओगे, बहुत ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल साइंस है ज्योतिष। इसमें इतनी सारी साइंटिफिक चीजें हैं कि ये साइकिल्स, प्लैनेट्स हमारे गवर्न करते हैं, एक चीज हमारे शरीर की, हमारी इच्छाएं, हमारे, हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ, वीकनेस, प्रॉब्लम, हेल्थ, मेंटल लो फील करना, एवरीथिंग इज गवर्न्ड बाय प्लैनेट्स एंड नक्षत्र। तो अब ये याद रहेगा, अम्मा हो गया याद, पहला ए एम एम केतु का नक्षत्र है। मैम राइट मैम। यस मैम। अब दूसरा बप्पा, बच्चा थोड़ा बड़ा होगा तो पिता को बोलता है पप्पा, पप्पा माने पिता, है ना। तो बीपीपी याद कर लो, बीपीपी से, बी से क्या है भरणी, जो कि मेष राशि में पड़ रहा है पूरा। ठीक है। और दूसरा वाला सेकंड बीच वाले में आएंगे तो पी से क्या हुआ, पूर्व फाल्गुनी। ये जो पी लिखा है पहला, इसके आगे अब चाहे तो लिख लो पूर्व फाल्गुनी को बता रहे हैं, पूर्व फाल्गुनी। फागुन मास होता है ना, फागुन मास,
जब होली जी मैम। खेलते हैं, चंद्रमा पूर्व फाल्गुनी या उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में होता है, जब ये वो होती है फागुन मास आता है, और तब होली खेली जाती है। ये नक्षत्रों बेद हमारे सारे त्योहार हैं, आपको पता है, सारे त्योहार। इवन अभी अभी जो अभी रक्षाबंधन आ रहा है ना, 9 तारीख को। जी। यस मैम। रक्षाबंधन क्यों हाँ। है? क्योंकि श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, क्योंकि श्रावण मास में श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा का उस दिन गोचर होगा और सूर्य उसके ऑपोजिट होगा, तब वो रक्षाबंधन मनाया जाएगा। ये एक एक महीने का आपकी आवाज नियम कट है। गई। हाँ। मैम आवाज कट गई थी, आपकी नहीं आवाज कट समझ गई थी आया। मैम। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ, श्रावण मास जो है, श्रावण मास में जब रक्षाबंधन मनाया जाएगा उस दिन हाँ चंद्रमा। हेलो। आवाज नहीं आ रही क्या? अभी भी नहीं आ रही? मैम हेलो। मैम मैम कट रही है। कट रही है आवाज। अच्छा, कट इसका रही है मतलब मैम। वीक वीक हो रहा है, सिग्नल लो हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं रिपीट करूंगी, नो इशू। तो श्रवण नक्षत्र में, अभी श्रवण नक्षत्र आएगा, आपको मैं भी बताऊंगी। तो उस दिन चंद्रमा का गोचर होगा, जब चंद्रमा का गोचर श्रवण नक्षत्र में होगा और उसके अपोजिट सूर्य होगा 180 डिग्री आगे, तो वो पूर्णिमा होगी, और वो श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन हमारा रक्षाबंधन मनाया जाता है। इसी तरह कार्तिक मास की अमावस में हमारी दिवाली होती है। तो आप देखो, दिवाली वाले दिन का नक्षत्र देख लो, जस्ट उस दिन सूर्य और चंद्रमा टुगेदर होंगे। कार्तिक मास में जो नक्षत्र पड़ता है उसमें होंगे, वो मैं आपको अभी दिखा दूंगी। तो अभी पहले तो आप सीक्वेंस याद करो, सबसे पहले नक्षत्रों का। बीपीपी में लिख लिया आपने, पूर्व फाल्गुनी। पी में पहले वाले। यस यस मैम। मैम। और तीसरा यस वाला मैम। जो पी है, तीसरी रो में, उधर लिखो पूर्व आषाढ़। ये लिखो पूर्व आषाढ़। साढ़े। ये यस जो मैम। सावन से पहले महीना आता है ना, आषाढ़, जिसमें बारिश बिल्कुल नहीं होती, आषाढ़ का महीना, उसमें भी जो पूर्णिमा आती है वो पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में या तो चंद्रमा होगा या उत्तर आषाढ़ में होगा, तब पूर्णिमा जब होगी वो महीना आषाढ़ मास कहलाएगा। और ये नक्षत्र में ही चंद्रमा का गोचर होता है, जिससे वो क्लियर होता है कि हाँ, अब ये महीना खत्म हो गया, अब श्रावण आएगा इसके बाद। क्योंकि अब श्रवण में आने वाला, ये देखो, ये दिख भी रहा है नीचे, श्रवण। ये मकर राशि में चंद्रमा होता है जिस दिन चंद्रमा वो राखी होती है जिस दिन। ठीक है। चलो, पीपी भी होगा। तीसरा बच्चा फिर आवाज निकालेगा, कू। अम्मा, पप्पा, कू। कू ऐसे कुछ कुछ बोलता है ना बच्चा, तो ऐसे कुछ नहीं क्लियर बोलता शुरू शुरू में। तो के यू, यू से, कू से क्या याद रखना है आपको? के से पहला है कृतिका। कृतिका। कृतिका लिख लो, के आगे। दूसरा है यहाँ पे, यू से लिखो उत्तर फाल्गुनी। अब जहां जहां पूर्व पूर्व लिखे ना, वहां उसके नीचे सेम वही शब्द लिखना है। बस पी की जगह यू लगाना है, उत्तर लगाना है, मतलब एक पहला है और एक दूसरा है, पूर्व और उत्तर, ये सब इकट्ठे हैं, ये सारे तीनों, तीन आते हैं, तीन पेयर होते हैं हमारे पास नक्षत्रों में। पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी। उसके बाद नेक्स्ट वाला है पूर्व आषाढ़, उत्तर आषाढ़। ठीक है। मैम इसका प्लेनेट कौन सा है कृतिका, उसका वेनस। वीनस है। पूर्व वाले हमेशा सारे वीनस के होते हैं। तीनों उत्तरा रवि के हैं, मतलब दो उत्तरा रवि के हैं, एक उत्तरा शनि का है। ये देखो नीचे, ये उत्तर नीचे भी आता है, मीन मैम राशि में भी। प्लेनेट लॉर्ड, लॉर्ड क्या लिखना है लॉर्ड इसका। इसका लॉर्ड लिखो ना, पूर्वाषाढ़ का शुक्र है। अम्मा हो गया केतु का, बप्पा हो गया शुक्र के, कु हो गया रवि, सूर्य। सूर्य की दशा चलेगी। सूर्य, अच्छा। ठीक है। इसके बाद लिखो RHS, मतलब राइट हैंड साइड। हमें बोलते हैं ना, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड चलो, राइट हैंड साइड चलो, रोड पे हम जाते हैं तब, है ना? तो आर से लेफ्ट। मैम यस रेवती। मैम। हाँ, तो आर से पहला क्या हो गया? आर से हो गया रोहिणी। पहला रोहिणी है। आर। एच। एच ये चंद्रमा के नक्षत्र है तीनों। RHS किसका है? राइट हैंड साइड। चंद्रमा कह रहा है मैं राइट हैंड साइड रहूंगा। तो ये RHS में याद रखना है, पहला रोहिणी, दूसरा है हस्ता, हस्त नक्षत्र, हाथ की आकृति होती है इस नक्षत्र की, और तीसरा है श्रवण, ये जो जिसका मैं बात कर रही थी, श्रवण। ये पड़ता है मकर राशि में, पहली धनु, फिर मकर। तो ये लास्ट की 4 राशियों में जो दूसरी राशि है उसमें श्रवण नक्षत्र पड़ता है, और वो चंद्रमा का नक्षत्र होता है, 13 डिग्री 20 मिनट। तो इसका हो लॉर्ड गया। मैम मून होंगे। हम लॉर्ड मून हो गया। ठीक है। तो अम्मा पापा को RHS राइट हैंड साइड हो गई। अब MCD की गाड़ी आई। दिल्ली में MCD होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, है ना, जो ये सारा देखती है, कूड़ा उठवाती है गाड़ियों से, लेबर करता है काम। और MCD का ये कमिश्नर जो होता है वो रोड्स की देख दिखा रहा है, ये सब जो भी MCD काम करते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो वो MCD, उसके पावर होती है ना MCD के पास। तो वो मंगल है पावर, उसका लॉर्ड कौन है? मंगल। मृगशिरा है, पहला M से लिखो, मृगशिरा, जिसको टॉरस राशि में पढ़ते हैं इसके 2 चरण, और मिथुन में पढ़ते हैं 2 चरण। मंगल इसका लॉर्ड है।
6:40, 6:40, दो दो नक्षत्र के चरण, मतलब एक नक्षत्र के दो चरण यहाँ पड़ रहे, दो अलग। तो एम से पहला हो गया मृगशिरा, एम। सी से हो गया चित्रा, चित्रा नक्षत्र मंगल का है। और तीसरा है डी से धनिष्ठा। तो एम सी डी से आपको याद रहेगा मंगल का नक्षत्र है, और ये एम सी डी की गाड़ी याद रखो, मृगशिरा पे, मृगशिरा, चित्रा और फिर धनिष्ठा। ठीक है, ये याद हो गया। अम्मा बप्पा कू, RHS यानी राइट हैंड साइड चंद्रमा की हो गई, और वो कू हमारा सूर्य हो ही गया था, सन। अम्मा बप्पा कू में पहला केतु, फिर वीनस, फिर सन तीसरा। चौथा सीक्वेंस RHS मून का हो गया। सन के बाद हमेशा मून आता है, हस्बैंड वाइफ साथ साथ ये चलते हैं हमेशा। पहले सन आएगा। मैम मैम बप्पा में जो लॉर्ड है वो वेनस है। हाँ, वीनस ही है ना बप्पा का तो पूरा लॉर्ड, अच्छा। बप्पा। अच्छा, मैंने कू में, गलत हाँ, सोची। कू में सन हो गया, सन जो आवाज निकाल रहा है मतलब वो। और फिर राइट हैंड साइड का मून हो गया लॉर्ड। ठीक है। तो पूर्व, यस मैम। पूर्व आषाढ़ और उत्तर आषाढ़ हो गया तीसरी लाइन में। अब RHS MCD हो गया। अब हम अब छठी लाइन पे आ रहे हैं, एस, जो ये राहु के नक्षत्र है, गधा है ना राहु, को भैया आपकी बुद्धि भ्रष्ट करता है ना राहु। तो उसके नक्षत्रों का पहला क्या है, आद्रा। दूसरा है स्वाति, ASS है ना, आद्रा स्वाति। पता है दशा ऑर्डर का वो राहु बनता है, जिसके 3 नक्षत्र हैं, जो पहला है आद्रा। आद्रा नक्षत्र, ये इसके चारों चरण इसमें मिथुन में आ जाते हैं, आद्रा। ठीक है। दूसरा है आद्रा, वैसे बेसिकली क्या है, ये आंसू की बूंद के लिए रूप में बोला गया आद्रा। और ये मानसून में इसका बड़ा यूज होता है, आद्रा प्रवेश होता है ना सूर्य का, उससे पता चलता है कि बारिश कितनी होगी इस बार। और गर्भाधान के वक्त भी देखा जाता है। तो ये आद्रा नक्षत्र का मानसून में बारिश से संबंध है बेसिकली। तो यहाँ पे आद्रा हो गया पहला नक्षत्र। फिर स्वाति लिख लीजिए, स्वाति, ये तो आप ही का नाम है, राहु का नक्षत्र है। और तीसरा है शतभिषा। यस मैम। शतभिषा मतलब 100, शत माने 100, और भिषा और तारों का एक पुंज बनता है, जिसे शतभिषा नाम दिया गया। और स्वाति था हमारा, जो पहली 4 राशि है उसमें हमारा राहु का पहला नक्षत्र आ रहा है ये है आद्रा। ठीक है। आद्रा पूरा का पूरा मिथुन राशि में आता है। दूसरा राहु का नक्षत्र है स्वाति। स्वाति एक फूल भी होता है, और बड़ा शुभ नक्षत्र माना है ये राहु का, ये दूसरा नक्षत्र स्वाति। और तीसरा है शतभिषा। ठीक है, ये तीसरा नक्षत्र ये कुंभ राशि में आ रहा है। तो ये बस सीक्वेंस चार मैम चार। राहु का नक्षत्र पॉजिटिव हो सकता है, आपने कहा शुभ माना गया स्वाति नक्षत्र, राहु का कैन बी पॉजिटिव। हाँ हाँ, आद्रा भी पॉजिटिव है, ऐसा नहीं है। राहु अपने आप में वैसे वो माना गया, लेकिन नक्षत्र तो इसके शुभ है, तीनों, तीनों ही शुभ है। देखिए, ठीक आप ये बताओ, एक बात बताओ, अगर इन 3 तत्व हैं दुनिया में, है सात्विक, राजसिक, तामसिक, अगर सभी सात्विक हो जाएंगे तो ये दुनिया तो सभी कहेंगे ना चलो यार दाल रोटी खाओ, क्या करना है, क्यों कुछ काम करना है सिंपल से गुजारा कर लो, है सिंपल एक कमरे के मकान में रह लो। जो आसुरी शक्ति है, तामसिक शक्ति जो है, चाहे वो राहु की बोले चाहे मंगल शनि की बोले, ये सब शक्तियों से ही इंसान में डिजायर पैदा होती है। फिर वो कहेगा कि नहीं, मुझे तो रॉकेट साइंस बना करनी है, मुझे तो चांद पे जाना है, मुझे मंगल पे जाना है। वो शक्ति चाहिए उसके लिए भी, एक एम्बिशन के लिए भी एक वो शक्ति, एक चाहे वो एम्बिशन कह लो, चाहे उसे ग्रीड कह लो, चाहे वो कुछ अचीव करने की शक्ति है, वो राहु और शनि मंगल देते हैं तामसिक ग्रह। और तीसरी शक्ति जो राजसिक शक्ति है, अगर वो ना हो तत्व तो इंसान रूल ही नहीं करेगा, उसको पावर ही नहीं चाहिए, तो वो कहेगा यार मैं तो प्रमोशन क्यों लेनी है, मैं तो ऐसी ठीक हूँ, मुझे नहीं लेनी प्रमोशन, मैं तो क्लर्क बन के ठीक हूँ, मैं तो ऑफिसर बन के ठीक हूँ, मुझे मैनेजर, GM, DGM, MD, CMD, प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना। राजसिक शक्ति वो दे रही है, आपको ग्रो करा रही है ना, आप संगठन बना रहे हो, सब आगे बढ़ रहे हो। तो तीनों तत्वों की बहुत वैल्यू है। तीनों तत्व जब बराबर हो जाते हैं ना, तब जाके इंसान गुणातीत हो जाता है, तब भगवान को पाता है, मोक्ष जो मिलता है वो तीनों, राउतर बोलते हैं तीनों तत्व जब आपके अंदर बराबर हो जाएंगे, कोई भी चीज कम ज्यादा नहीं है, तीनों तत्वों को 33 होना पड़ेगा, 33.9, 33.333, तब वो आप मिलके भगवान को प्राप्त करोगे। तो ये नक्षत्र ठीक है, वो ग्रहों का तांत्रिक रोल है अपना है, लेकिन राहु मैग्नीफाई करता है, राहुल तो मल्टीपल बढ़ा देता है, एनहेंस कर देता है, एम्पलीफायर है राहु तो ऐसा नहीं है, उसको उसको पॉजिटिव स्ट्रेंथ में लो। हाँ, अगर आपको अनकंट्रोल मैनर में छोड़ दोगे राहु की शक्ति को, तो वो आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है, तब वो आपको फिर व्यसन में ले जाएगा, फिर वो तो आपको ड्रिंक कराएगा। मैम
तो मैम बेसिकली यही बात है ना, मूलाधार से लेके जो ऊपर सहस्त्रार चक्र तक पूरा है, कि अगर आपकी हम्म। फिजिकल नीड सेटिस्फाई होंगी तभी तो आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। ऑब्वियसली यही तो है, इसीलिए तो राव सर ये भी कहते हैं, जिसे लोग कहते हैं ना शादी नहीं करनी है, ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और फिर संन्यास बोला है। मोक्ष के लिए ऐसे नहीं बोला कि आप 25 साल में मोक्ष प्राप्त करने लग जाओ, या 28 साल में, 30 साल में, 40 साल में मोक्ष के लिए लग जाओ। आपको उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। जो आपकी वो वाली नीड्स जब पूरी हो जाएंगी ना, फिजिकल नीड्स, सेक्स नीड्स, आपकी डिजायर्स, तब आप जाके उसको छोड़ पाओगे, उस मोह से निकल पाओगे। नहीं तो कितने लोग हैं जो बचपन में, जैसे जो लोग बचपन में या जवानी में संन्यास ले लेते हैं, बाद में उनका संन्यास खंडित हो जाता है। कोई सुंदर लड़की आ गई 50 60 70 साल की उम्र में, और वो उसके पर आकर्षित हो जाते हैं, वो अपने पर कंट्रोल ही नहीं कर पाते, उनकी तपस्या भंग हो जाती है। विश्वामित्र तक की तपस्या मेनका ने अगर भंग कर दी, तो हम इंसान क्या चीज है, वो तो इतने बड़े महर्षि थे, इतने हजारों साल लग गए उनको वो पाने में, मोक्ष पाने में, है ना। तो इसीलिए अब ये तो कलयुग भी है, उस समय तो युग ही दूसरे थे, अब तो कलयुग में हम जी रहे हैं। तो आप अपनी उस चीज से, प्रोसेस से निकलो। और फिर समय के साथ, एज के साथ, जब आपकी फिजिकल नीड वैसे भी कम हो जाएंगी, विद एज आपको मेनोपॉज हो जाएगा लड़कियों को, आदमी भी 60 70 के बाद, जब आपकी फिजिकल एनर्जी है ना कम हो रही है, उसके बाद आपका मन लगेगा स्पिरिचुअलिज्म में ज्यादा, और ऑब्वियसली धीरे धीरे फिर आप भगवान की तरफ मुखित होगे। लेकिन जो लोग अनफुलफिल्ड डिजायर्स शुरू की, उनकी यंग एज की, चाइल्डहुड की होती है, फिर वो उस लेवल में पहुंच ही नहीं पाती चीजें। तो इसीलिए किसी भी चीज को कंडीशन मत करो माइंड को, सब चीजों को पॉजिटिवली लेना है ना। शतभिषा ठीक है, राहु के तीनों नक्षत्र हैं, याद रखने के लिए हम एस बोलते हैं। एस मतलब वैसे तो डोंकी, मैंने बताया, ASS इसे सिनोनिम्स ऑफ डोंकी। बट एस मतलब वो आपकी बुद्धि गधे की तरह भ्रमित कर सकता है, अगर आप उसे कंट्रोल ना करो तो। बस इतना ऐसे याद रखो, ASS मतलब आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा, बस। इससे ज्यादा इसको, माइंड को वो मत करो, बायस मत बनाओ कभी भी। ठीक है, आगे चले। यस मैम। यस मैम। चलो, छह छह रो पूरी हो गई हमारी। अब सेवंथ रो में लिखा है PVP, है ना। PVP, तो अब ये पहला नक्षत्र जुपिटर का आया, पुनर्वसु। पहला पुनर्वसु मतलब फिर रिनोवेशन, पुनर्वास, मतलब दोबारा किसी चीज को बनाना। मतलब जब कोई डिस्ट्रक्शन होता है ना, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, या महाभारत हुई, तो उसके बाद, युद्ध के बाद, दोबारा जब दोबारा क्रिएशन की जाती है, दोबारा सारे घर बनते हैं, लोग अपनी चीजों को, टूटी फूटी चीजों को रिपेयर करते हैं या तोड़ के नया बनाते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र का यहाँ बड़ा अच्छा रोल है। जब भी पुनर्वसु नक्षत्र आता है, इवन चैत शुक्ल प्रतिपदा कुंडली, जब हम देश की साल की कुंडली बनाते हैं कि इस साल कैसा जाएगा देश का भविष्य, वहां पे पुनर्वसु आ जाता है, तो वो मतलब ये होता है कि रिनोवेशन, मतलब जो भी हमारी वैल्यूज खंडित हो गई हैं, या चीजें जो हमारी टूट गई है, वो दोबारा बिल्टअप होगी चीजें। इनफैक्ट मैंने तो प्रिडिक्शन भी करा हुआ है, पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है ना, तो पुनर्वास, सनातन धर्म का पुनर्स्थापना होगी। पुरानी वैल्यू जो हम खोते जा रहे हैं दुनिया में, है ना, धर्म को लेके, वो फिर से बनेंगी इस साल। उसमें बढ़ावा आएगा। तो पहला पुनर्वसु P लिख लो, दूसरा V है, दूसरा जो 4 राशियां होती है, उसमें विशाखा, V से विशाखा लिख लीजिए अब। बृहस्पति का नक्षत्र दूसरा, तुला राशि में आ जाता है ये, के पहले 3 चरण। और तीसरा है PVP, पी से फिर पूर्व भाद्रपद, ये भी बृहस्पति का है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए तीसरी रो में, पूर्व भाद्रपद। ठीक है, हो गया। और जुपिटर यस मैम। आ रहा है पहले, इसके बाद 3 नक्षत्र आएंगे। अब जो लास्ट के ग्रुप है, वो है पुनर्वसु के बाद आता है पुष्य। ये शनि का नक्षत्र है, पहला कर्क राशि में आता है, और ये नक्षत्रों का राजा माना गया है इसे। पुष्य नक्षत्र को सबसे शुभ माना गया है। हमारे पुष्य देश, मैम, ये वही है जो पूस की रात जिसमें, जिसे कहते हैं, हाँ, जो फरवरी जो एक जनवरी में महीना आता है। प्रेमचंद ने एक स्टोरी लिखी थी, पूस की रात, और गुरु जो पुष्य ठंड युग में। में गोल्ड खरीदते हैं लोग, गुरुवार को अगर पुष्य नक्षत्र पड़ जाए, बहुत अच्छा मानते हैं, बोलते हैं पुष्य दिवस है आज, तो पुष्य पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा है। तो ऐसा माना गया, इस दिन खरीदा हुआ गोल्ड बहुत अच्छा होता है, कुछ भी काम शुरू कर लो, इवन शादी के लिए भी, मतलब सब चीजों के लिए अच्छा माना गया पुष्य। हमारे देश की कुंडली, हमारे देश का जो लगन है ना, पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा था उस दिन। इसीलिए शनि की महादशा में जन्म हमारे देश का, जो 1947 में आजादी मिडनाइट में हमने ली, वो इसीलिए ली कि उस समय पुष्य नक्षत्र था। हमारे जो बड़े गुणी ज्योतिषी थे,
जो हमारे उज्जैन, सूर्य नारायण व्यास उज्जैन के थे। और हमारे ये शर्मा जी, जो हमारे हरदेव शर्मा त्रिवेदी हैं सोलन के, ये दोनों हमारे जो पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी, उनके फ्रेंड थे, उनके सलाहकार थे। उन्होंने उनको बोला कि देखिए इतना खराब चल रहा है, हिंदू मुस्लिम रॉयट्स हो रहे हैं पिछले 1 साल से। 1946 से डायरेक्ट एक्शन डे चल रहा था, जिन्ना ने और इन सब लोगों ने शुरू कर दिया था, मुसलमान हिंदुओं को मार रहे थे और सब। तो उस समय ऐसी ग्रह स्थिति में ऐसा लगन लेना था, ऐसा समय लेना था देश की आजादी का, जो हमारे देश को स्थिर रखे, लंबे समय तक खंडित रखे। तो उस समय पुष्य नक्षत्र रात को पड़ रहा था 12 बजे करीब। ठीक है। तो पाकिस्तान ने तो क्या किया, जब वो आजादी दी, लॉर्ड माउंटबेटन ने साइन कराए, तो उन्होंने साइन मतलब भाषण के बाद करने से, तो उन्होंने तो करके ले ली आजादी अपनी एक दिन पहले। इंडिया ने, बिकॉज राष्ट्रपति जी को ये सलाह दे दी गई थी ज्योतिषियों द्वारा कि भाई रात को ही लेनी है, उससे पहले नहीं लेनी, तो राजेंद्र प्रसाद जी ने नेहरू जी को बोल दिया, पहले प्राइम मिनिस्टर जो बने, कि भाई आपको रात से पहले साइन नहीं करने उस डॉक्यूमेंट पे 12 बजे से पहले। तो उन्होंने क्या किया, दोपहर को बोला हम दोपहर को आएंगे, फंक्शन शुरू होगा, तो 3-4 बजे शुरू हुआ फंक्शन। और वो उसके बाद बातें करते करते स्पीच इतनी लंबी दी, कई तरह की बातें बातें करते रात के 12 बजा दिए। और 12 बजे फिर भाषण पूरा हुआ, और फिर उन्होंने पुष्य नक्षत्र में साइन करे, और भारत की आजादी की कुंडली रात को 12 बज के 1 मिनट की कुंडली है। तो पुष्य नक्षत्र में जन्म होने से क्या हुआ, हमें वो ब्लेसिंग मिल गई स्टेबिलिटी की। पाकिस्तान के टुकड़े हो चुके हैं, बांग्लादेश बन चुका है 71 में, और अभी इस साल 2-3 टुकड़े और हो जाएंगे, बलूचिस्तान बन जाएगा, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा भी बन सकता है। तो अब वो बार बार उसके खंडित होने की होगा, क्योंकि उनका नक्षत्र तो अच्छा नहीं था। हमारी कुंडली, हमारी जो देश की कुंडली, उसमें पुष्य नक्षत्र ने हमें सेफ गार्ड कर दिया। एक तो मिडनाइट का अभिजीत मुहूर्त हो गया, भगवान कृष्ण का जन्म आधी रात को हुआ है ना। अभिजीत मुहूर्त कहलाता है, रात का 12:15 से 12:15 अभिजीत मुहूर्त। इसी तरह भगवान राम का दिन में हुआ है 12:15 से 12:15 के बीच का जो अभिजीत मुहूर्त होता है। तो हमारे देश का भी रात्रि का मुहूर्त ले लिया गया, अभिजीत मुहूर्त। तो दो चीजें अच्छी हो गई कुंडली में, एक नक्षत्र एक मुहूर्त। तीसरा उस दिन क्योंकि शनि की महादशा में जन्म हुआ भारत का, तो पहले 19-18 साल शनि के मिले भारत को, उसके बाद बुध के मिले 17 साल, वो अच्छे हो गए, टोटल 35 साल अच्छे हो गए। और उसके बाद फिर केतु के थोड़े 7 साल खराब थे, फिर उसके बाद वीनस की महादशा मिल गई 20 साल की, और वीनस के बाद सन आ गया। अब मून खत्म होने वाला है, और 4 सितंबर से मंगल की महादशा भारत की कुंडली पे लग जाएगी। तो इस तरह से एक सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर चूज किया गया कि देश को प्रगति करने के लिए आसानी हो। और इसीलिए भारत में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, दंगे भी होते हैं, लेकिन कभी भी कोई टुकड़े नहीं कर सकता भारत। और अखंडित भारत तो नहीं खैर बनेगा कि अखंड भारत फिर से बन जाए, वैसे जुड़ जाए, लेकिन एटलीस्ट हम लोग जो हमारा है 1947 से, वो हमारे पास रहेगा। और इस साल तो पीओके भी आ जाएगा, जो पीओके का कुछ हिस्सा जो पाकिस्तान ने 1948 में ले लिया लड़ाई में, उस समय दे भी दिया उन्होंने कि झगड़ा बंद हो, वॉर बंद हो, उस समय के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने। वो इस साल हमें वापस मिल जाएगा, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र में हमें वापस मिलने का योग बनता है वो। तो इस तरह से ये नक्षत्र की बहुत वैल्यू है। ठीक है, पुष्य हो गया, याद हो गया पुष्य। मैम पी ए यू का क्या है? हाँ, ए से लिखो अनुराधा, शनि का दूसरा नक्षत्र अनुराधा, P-A अनुराधा। और तीसरा है, ए से लिखो, उत्तर। P-A हो गया ना, P-A, और यू से लिखो उत्तर भाद्रपद, यू से लिखो उत्तर भाद्रपद। मैम ये अच्छा हुआ क्या, उत्तरा भाद्रपद और ये अनुराधा भी नहीं, वो तो खराब हर नहीं हुए नक्षत्र मैम? का अपना है, लेकिन एटलीस्ट पुष्य तो बेस्ट है, पुष्य तो बेस्ट है। क्योंकि मैम पर शनि के नक्षत्र हैं तो खराब नहीं मानू उसको, जैसे राहु के पूछ रहे थे आपसे, मैं शनि के नक्षत्र को खराब नहीं माने? अभी एक एक नक्षत्र की वो बताऊंगी ना, किस टाइप का कौन सा नक्षत्र है, तो किस चीज, वो हर चीज के लिए हर चीज अच्छी नहीं है ना। कुछ नक्षत्र आपकी ट्रैवलिंग के लिए अच्छे हैं, कुछ नक्षत्र ग्रह प्रवेश के लिए अच्छे हैं, स्थिर नक्षत्र हैं। कुछ नक्षत्र आपको जॉब में ज्वाइनिंग करने के लिए अच्छे हैं, है ना। कुछ नक्षत्र विवाह के लिए अच्छे हैं, कुछ, लेकिन हर चीज के लिए हर चीज अच्छी नहीं है, समझ रहे हो। तो अब हर नक्षत्र का अलग है, वो हम देखेंगे। लेकिन एटलीस्ट अभी इसको ये याद रखो, P-A-U से पुष्य, अनुराधा, उत्तर भाद्रपद। ठीक है। तो बच्चा पैदा हुआ, अम्मा बोला, फिर उसने बप्पा बोला, शुक्र के नक्षत्र आ गए, कु बोला, सूर्य के आ गए। राइट हैंड साइड
पे 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 उसने मून ने कहा मेरे को राइट हैंड साइड चाहिए, और मृगशिरा एमसीडी, मंगल ने बोला मेरे पास एमसीडी की पावर है, और राहु के एस हो गया, एस की तरह से बिहेव करता है, तो ये राहु का एस, ए डबल एस। फिर पुनर्वसु, पीवीपी, जुपिटर का पुनर्वसु। पीवीपी को कैसे याद करोगे? मैंने तो ऐसे याद किया, पीवी नरसिम्हा राव थे, पीवी पूर्व नरसिम्हा राव जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, तो पीवीपी मैंने ऐसे याद किया। और फिर लास्ट में सैटर्न का आ गया पी, पी ए यू। तो ये पंजाब आंध्रा यूनिवर्सिटी, पंजाब और आंध्रा यूनिवर्सिटी का टाई अप करा दिया हमने, पी ए यू। ठीक है, तो ये सैटर्न के हो गए। लास्ट में जो ए जे आर है, ए जे आर है मरकरी के नक्षत्र, तो पहला है अश्लेषा, मरकरी का पहला नक्षत्र अश्लेषा है जो कि कर्क राशि में, लास्ट का 4 चरण। फिर दूसरा है ज्येष्ठा, तो ज्येष्ठा हो गया, और लास्ट नक्षत्र है रेवती। तो ये बुध का तीनों हो गए। तो ए जे आर को ऐसे याद रखो, अजर अमर, आत्मा जो होती है वो अजर अमर होती है, तो ए जे आर अजर, जो कभी मरता नहीं। मैम ये जो मरकरी के नक्षत्र हुए तो मतलब इसमें इंटेलिजेंस वाली चीजें हुई ना बहुत ज्यादा। हाँ, वो तो लॉर्ड जो, देखिए ये जो नक्षत्र है ना, ये सिर्फ दशा सीक्वेंस के लिए इनके स्वामी हैं। अभी आपको और भी आगे दिखा देती हूँ मैं। ये देखो, ये ऐसे दिख रहे हैं नक्षत्र। ये देखो, ये अश्विनी है, लेफ्ट साइड को दिख रहा है यहाँ पे अश्विनी नक्षत्र। इसके ये 3 नक्षत्र हैं, ये जो तीनों है ना, ये दिख रहे हैं तीनों, मेरे एरो जहां मैं दिखा हाँ रही हूँ। जी, हाँ जी, हाँ जी। इसका इसका अश्व माने क्या होता हम्म। है? हॉर्स, हॉर्स। तो ये ऐसा लगता है जैसे किसी हॉर्स का मुंह हो, अश्विनी। अश्विनी पुत्र जो है ना, वो भगवान सूर्य जो है ना, उनका जो तेज था ना, वो एक फीमेल हॉर्स ने स्वॉलो कर लिया, और उसके जो पुत्र हुए दो, वो अश्विनी कुमार कहलाए, जो कि डॉक्टर्स हैं, जो मेडिसिन के डॉक्टर हैं, देवताओं के डॉक्टर हैं जिनको कहा जाता है। तो अश्विनी नक्षत्र को बेसिकली इट इज वैसे तो केतु का नक्षत्र है, लेकिन इट इज वेरी गुड फॉर दोज हु सरवाइव। वो आगे जाके मेडिसिन पढ़ सकते हैं, अच्छे सर्जन बन सकते हैं, डॉक्टर्स बन सकते हैं, और इंटेलिजेंट भी होते हैं, क्योंकि वो ये सब डॉक्टर की तरह की उसमें मेडिसिनल क्वालिटीज, लोगों को क्योर करने की क्वालिटी अश्विनी नक्षत्र वाले में होती है। वो लोगों को केयर भी करता है। ठीक है, तो ये अश्विनी नक्षत्र को इस तरह से, ये देखो ये अश्विनी है, फिर ये वन खत्म हुआ, जहां पे अश्विनी खत्म होगा उसके आगे ही आपको भरणी दिखेगा। भरणी, भरणी क्या होता है? भरणी कहते हैं योनि जो होती है ना, स्त्री की योनि, उस तरह से इसकी इसकी शेप होती है। और भरणी बेसिकली विवाह के लिए या वैवाहिक संबंधों के लिए, उन चीजों के लिए तो ये अच्छा माना गया है। लेकिन अगर पढ़ने लिखने का ये काम काम सुख की जगह किसी और चीज के लिए आप सोचोगे तो उसके लिए अच्छा नहीं है। भरणी सिर्फ स्पेसिफिकली सेक्स रिलेटेड मैटर्स के लिए ठीक लिया गया। ठीक है, इसके बाद ये भरणी के बगल में आपको कृतिका दिखेगा, है ना। इसकी तरह हर नक्षत्र की अपने स्टोरी, अपने स्टार्स है, किसी में ज्यादा है किसी में कम है। जैसे ये रोहिणी है, रोहिणी बेसिकली एक बुलक कार्ट होती है ना, उसके 4 पहिए हैं और आगे का ये बना हुआ है, ये सातों नक्षत्र स्टार मिलके रोहिणी बना रहे हैं। और इसी नक्षत्र में चंद्रमा सबसे ज्यादा ब्राइट चमकता है, और इसीलिए कहते हैं कि टॉरस राशि में चंद्रमा 3 डिग्री तक एक्सॉल्ट करता है, क्योंकि वहां तब वो इसी में होता है, पहले इसके चरण में, रोहिणी के। तो रोहिणी उसकी प्रिय बीवी भी है। ऐसे मानते हैं कि चंद्रमा की शादी हुई थी प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियां, इन 27 नक्षत्रों को उनकी 27 पुत्रियों से जोड़ा गया। और प्रतिदिन एक दिन में हर दिन एक बेटी जो उनकी थी, जो 27 पत्नियां, उनके साथ एक एक रात बिताना होता था। लेकिन शुरू में क्या हुआ, उसको रोहिणी इतनी पसंद आई, इतनी सुंदर थी, इतनी कंपेटिबल थी, कि वो उसी के साथ बिता रहे हैं सारा समय। तो और सारी लड़कियां जो थी बेटियां, उन्होंने शिकायत करी अपने पिता से। तो उन्होंने उठा के श्राप दे दिया चंद्रमा को कि तुम क्षीण हो जाओगे, तुम पक्षपात कर रहे हो अपनी पत्नियों के साथ, है ना बेटी। तब उस जमाने में, मतलब ये बहुत एंशियंट टाइम की इसमें स्टोरी बताई है। और चंद्रमा देखिए वैसे तो वो प्लेनेट है, लेकिन ये स्टोरी इसलिए बनाई जाती है कि याद रखने के लिए आपको। तो उसने फिर ये हम कर्क लगन के लोग बहुत सुंदर होते होंगे ना, क्योंकि मून रूल्ड है तो इसलिए। हाँ, सुंदर तो होते हैं। कर्क लगन, भगवान राम का भी कर्क लगन है, जल्दी उनका फेस गोल होता है। कर्क लगन हो या कर्क राशि हो जिसकी, उसका ऐसा होता है। मेरी भी कर्क राशि है, मेरा भी फेस गोल है, लेकिन वो उसका तभी आप इतने अलग सुंदर अलग हो। अलग इन्फ्लुएंसेस है ना। तो वो उसको ऐसे मत सोचो एक चीज से पर्टिकुलर। बट हाँ, कर्क लगन भावुक बनाएगा, इमोशनल बनाएगा। और ऑब्वियसली राशि का आपने पढ़ा ही है सारा। तो चलो, ये तो हम अभी नक्षत्र पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, रोहिणी हो गया, फिर इसके बाद यहाँ मृगशिरा आ गया, फिर आद्रा आ गया। ये सीक्वेंस ऐसे ही रहेगा, आद्रा के बाद ये पुनर्वसु, फिर पुष्य,
पुष्य एक तारा ही ऐसे ही चमक रहा है, बड़ा एक तारा मेन है, बाकी छोटे दो तारे असिस्टेंट। फिर पुष्य के साथ यहाँ पे अश्लेषा आ गया, एक ही तारा है। ऐसे ये करके फिर ऐसे मघा 10वां, ऐसे आगे चल रहे हैं, 10वीं के आगे फिर ये चल रहा है आगे आगे। तो ऐसे ऐसे ही चलते 11 12 13 ऐसे घूम के ये पूरा सर्कल, ये जो नभ है हमारा, जो आकाश है पूरा शतभिषा, ये देखो ये बहुत सारे तारे, फिर ये रेवती पे खत्म होगा और रेवती के बगल में ही आपको अश्विनी दिखेगा हमेशा। तो ये सीक्वेंस में ये तारे हमें पृथ्वी पे देखेंगे तो ये घूम रहे हैं, और ये देखो ये हमारा सौरमंडल है बीच में, दिख रहा है आपको? यस मैम। तो आप सोचो कितने करोड़ों मील दूर है, कितने दूर है। लेकिन हम अब ये पूरे आकाश को हम मान रहे हैं, ये पूरे हिस्से को हमने 27 भागों में बांट दिया इनको। अब ये तो ऐसे आकृतियां बना रहे हैं, लेकिन हम इसको ऐसे मान के चल रहे हैं कि 13 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट एक एक का एरिया है, समझ लो इतना से, जैसे रूम्स होते हैं है ना, एक हॉस्टल है उसमें 108 रूम है, और हर एक का एक एक ओनर एक एक को अलॉट कर दिया। तो इस एरिया का अलॉट करके इसका मालिक इसको अश्विनी को दे दिया, ये वाला ये स्पेस के इस हिस्से को अश्विनी गवर्न कर रहा है, मतलब वो उसकी देखभाल करेगा उस हिस्से की, समझ लो। ऐसे एक एक, एक तो अब हम यहाँ बैठे, हमारा जन्म हुआ, तो अब चंद्रमा भी तो यहाँ कहीं कहीं दिख रहा है, तो यहाँ से दिखेगा तो लगेगा वो भरणी में है, यहाँ पे चंद्रमा होगा तो दिखेगा पुनर्वसु में है ना। चंद्रमा अगर यहाँ यहाँ से हमें दिख रहा है, हम चंद्रमा तो यहीं पे है, लेकिन हमें दिख रहा कौन बैकग्राउंड में? अश्लेषा दिख रहा है, तो अश्लेषा जन्म चंद्रमा नक्षत्र है। तो बेसिकली स्पेस की वो अलग अलग वो है मेजरमेंट्स हैं, जिसको आप, जिससे हमें फल समझ में आता है कि कोई क्या करेगा। तो आप पहले, आपको सिर्फ ये याद रखना है, ये सारा स्पेस है हमारा, ये सब दिख रहा है, इसको सीक्वेंस याद कर लो, बेसिक सीक्वेंस में निमोनिक्स से मैंने आपको बता दिया, अम्मा बप्पा को, RHS MCD एस, PVP पंजाब आंध्रा यूनिवर्सिटी, अजर AJR, PVP में पी राव कर लो उसको, या जैसे समझो। ठीक है, ये सब हो गया हमारा। ये मैंने आपको ये सारा सीक्वेंस में भी अलग से लिख दिए। अब आप ये देखो, ये यहाँ पे आ जाओ, ये मैंने फर्स्ट वाली स्लाइड्स में दे दिया आपको, तो ये फिर भी एक बार सीक्वेंस में ऐसे अलग से भी लिख दिया। अब यहाँ पे यहाँ भी ये ऐसे इसमें समझने वाला है। एक नक्षत्र 28वां नक्षत्र, जिसको हमारे 27 नक्षत्र से पहले ना एक और होता था नक्षत्र, अभिजीत जिसे कहते थे। बेसिकली ये अगर 360 को हम 27 में करेंगे ना तो वो इक्वल आ रहे हैं, लेकिन 28वां होने से वो सीक्वेंस बिगड़ जाता है। लेकिन इसको भी वेटेज दी गई है कहीं कहीं, क्योंकि अभिजीत नक्षत्र ऐसा माना गया कि ये नक्षत्र अगर कुछ भी आपको नहीं मिल रहा तो अभिजीत नक्षत्र में वो काम कर लो। और इसका कहाँ से कहाँ तक होता है, ये इसमें बीच में ही आता है। कहाँ पे बीच में आता है? मकर राशि में। It is a division with sidereal Capricorn sign spanning from the fourth pada of Uttara Ashada to the first pada of श्रावणा। मतलब श्रावण जो चंद्रमा का नक्षत्र है, RHS बोला था ना हमने, श्रवण, श्रवण मतलब तीसरा वाला जो नक्षत्र है, उसका जो पहला पद ले लो और उसका पहला चरण ले लो, और उधर से पीछे वाला जो था सूर्य का उत्तराषाढ़ उसका ले लो, बस 2 पद है इसके। और इस कारण क्या होगा, श्रवण का एक पद कम हो जाएगा और उधर से उत्तराषाढ़ का भी एक पद कम हो जाएगा। मतलब मकर राशि में 6 डिग्री 40 मिनट से कैप्रिकॉन का 13 डिग्री 20 मिनट तक अभिजीत नक्षत्र को माना गया। इसको आपको जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए याद रखना है, अभी आपको इसको इसका यूज वूज नहीं सीखना ज्यादा। सिर्फ आपको सिर्फ याद रखना है कि हाँ, अगर कोई कहता है 28वां नक्षत्र, तो हैरान मत हो ना, एक अभिजीत नक्षत्र भी कुछ कुछ ग्रंथों में दिया गया। मैम इसके लॉर्ड क्या होते हैं? इसका लॉर्ड वही है, जो इसका 2 पद होंगे ना, इसके 2 चरण होंगे सिर्फ इसके, तो उसमें से एक चरण सूर्य का होगा, एक चंद्रमा का होगा, तो लॉर्ड 2 लॉर्ड हो गए इसके अभिजीत के, सन और मून। यस मैम। चलो अभी अभी छोड़ दो, आप इतना टेंशन मत लो, इसकी सोचो मत, बस इसको समझना है कि पहला चरण ले लो बस श्रावण का, और उससे ऊपर जो पूर्व वो है उत्तराषाढ़ है, उसका एक चरण लास्ट कर लेना। अब ये देख लो, इसमें से कई बार आपको पंडित जी निकालते हैं ना कि सुना होगा आपने कि नक्षर क्या अक्षर निकला आपका, जन्म जन्म जब होता है बच्चे का। यस मैम। हाँ, तो वो नक्षत्र के जो 4 पद होते हैं ना, उसके हिसाब से ही अक्षर दिए गए हैं। जैसे ये अश्विनी है, अश्विनी का पहले पद में यानी कि 3 डिग्री 20 मिनट तक का लगन है, मेष लगन में जन्म हुआ है, तो उसका जो अक्षर है वो चू दिया गया है, चू वर्ड निकलेगा। अब उससे रख लो, चुनिया, चुनिया रख दिया ना बच्चे का, लड़की है तो है ना, चुनमुन रख दिया बच्चे का।
है। चू से फिर चमन लाल, च ले लिया, है ना, कुछ भी बड़ा होके। पुराने टाइम में तो ऐसे ही नाम रखते थे, है ना। अभी अभी तो लोग नाम रखते ही नहीं है। अक्षर, नक्षत्र के चरण का कौन सा अक्षर है उससे नाम अब तो कोई रखता ही नहीं है, सब अपने मन से रखते हैं। तो ठीक है, लेकिन ये नक्षत्र के मैम हमारे पंडित जी ने बोला था कि जो नाम है मतलब वो उससे नाम नहीं रखते, उसको छोड़ के बाकी किसी और अक्षर से नाम रखते हैं। वो इसलिए भी कई लोगों को ये लगता है कि लोगों को पता चल जाएगा कि उससे है, तो फिर वो उस पे ना जो तांत्रिक क्रियाएं होती है ना जनरली, तो लोग उससे पता लगा लेते थे पहले। बीच के समय में जो ये बुद्धिज्म आया था ना 2000 साल पहले, क्यों आया था बुद्धिज्म? उस समय में बुद्धिज्म आने से जस्ट पहले हिंदू धर्म में इतनी ज्यादा संकीर्णता और रूढ़िवादिता आ गई और तांत्रिक क्रियाएं भी शुरू हो गई कि लोग लोगों के नाम से देख के, उसके नाम से अक्षर समझ के, उसके उस दिन का जिस दिन वो नक्षत्र पड़ता था क्रिया कर देते थे, वशीकरण कर देते थे, तंत्र कर देते थे, टोना टोटका कर देते थे, उसकी बाधा डाल देते थे उसकी प्रोग्रेस में। उसका कई बार तो राजा महाराजाओं के केस में तो इवन युद्ध वगैरह में उनको मारने के लिए उस नक्षत्र वाले दिन, जो उसके लिए विकट मारक नक्षत्र है, उस दिन वो उसको मारा जाता था। मतलब ऐसी कुछ गोपनीय वो सब करके विष कन्याएं होती थी, वो उसी दिन जाती थी जिस दिन वो नक्षत्र पड़ता था। तो इसीलिए कुछ पंडितों ने इसे खत्म करा कि मत रखो, उसके अतिरिक्त रख लो। बट बेसिकली लॉजिक यही है कि पता होगा तभी तो आपके उस स्पेसिफिक नक्षत्र की पूजा वगैरह। देखिए, तांत्रिक पूजा होती है तो सात्विक पूजा भी होती है नक्षत्र की, तो वैल्यू तो उसकी है। अब वो आपको उसे कैसे सेव गार्ड करना है वो आपको सोचना है। खैर, आपको ये नंबर और ये नाम याद नहीं रखने, बस ये इंफॉर्मेशन के लिए मैंने बताया कि जैसे अश्विनी में चू चे चो चा है ना, ला है। फिर ये भरणी में ली लू ले लो, ये ई उ ए कृतिका के हैं। तो इस तरह से चल रहा है। तो इसको सिर्फ याद समझने के लिए आपको बताया मैंने। अब समझो, ये सुनो अंजलि और स्वाति, अभी जो हमने लॉर्ड्स करे वो सारे लॉर्ड हमारे सिर्फ दशा के लिए थे। बेसिकली हर नक्षत्र का एक देवता है, ठीक है। तो अश्विनी के देवता कौन है? अश्विनी कुमार, जो मैंने आपको स्टोरी बताई कि सूर्य के पुत्र हैं और ये डॉक्टर हैं गॉड्स के, मतलब देवताओं के चिकित्सक हैं। तो ये इसमें ये अश्विनी कुमार। दूसरा भरणी का कौन देवता है? यम। कृतिका का देवता कार्तिकेय या अग्नि को माना गया। रोहिणी के ब्रह्मा जी हैं। अब ये सब आप याद तो रख नहीं सकते, ऐसे सारे को किसी को भी याद नहीं रहेंगे इतने सारे, है ना। लेकिन हाँ, कहीं कहीं पूजा वगैरह में हमें पता होना है। जैसे पुष्य का कौन देवता है? बृहस्पति। इसीलिए पुष्य को इतना शुभ माना गया क्योंकि बृहस्पति तो सबको अच्छा देने वाले हैं, सबका भला, सबको प्रोस्पेरिटी, आशीर्वाद देने वाले। तो यहाँ पे इसलिए इनको, इसको बेस्ट माना गया है। मृगशिरा के देवता, मृगशिरा का वैसे तो मंगल था, हमने देखा दशा लॉर्ड जो जिसकी दशा चलेगी, लेकिन उसका देवता है सोम, चंद्रमा। आद्रा के देवता है रुद्र, शिव। तो अब अगर जिस दिन नक्षत्र की पूजा कराई जाती है ना, कई बार नक्षत्र आपका कुंडली में कुछ इशू है, आपके कुंडली में दोष है या कुछ भी है, तो उस नक्षत्र की जब पूजा करी जाएगी तो उस पर्टिकुलर देवता की पूजा करी जाएगी। अगर आद्रा में पैदा हुआ है कोई, तो उसको रुद्र की पूजा कराएंगे, रुद्राभिषेक कराना पड़ेगा। अभी श्रावण मास चल रहा है, भगवान शिव को सावन मास बहुत पसंद है, इवन भगवान विष्णु जी को भी बहुत पसंद है। तो इसमें पूजा जब कराई जाएगी तो कोशिश की जाएगी कि ये वाले नक्षत्र ले लिए जाएं और शिव की पूजा होगी स्पेसिफिक उस दिन, वो उनको प्रिय है ना, देवता है। ऐसे ये सबके सबके देवता है। पुनर्वसु अदिति, अदिति कौन है? माँ है, देवताओं की माँ, है ना। जो कश्यप ऋषि की तीन पत्नियां, तीन चार पत्नियां थी, जिसमें से जो अदिति थी वो देवों की माँ थी। कद्रू थी वो सर्पों की माँ थी। उन्हीं की पत्नियां हैं सारी, जिनसे अलग अलग ये सारी स्पीशीज निकली हैं। एक इवन असुर भी जो निकले हैं ना, वो भी उनकी एक पत्नी, उनका नाम मुझे याद नहीं है ना, उनसे वो सारे असुर पैदा हुए। कद्रू से सर्प हुए। और एक और पत्नी थी जिससे ये जो गरुण होते हैं, या जो ये सर्प, सर्प का लड़ाई किससे होती है? गरुण, गरुण है ना, जो उसमें भी आते हैं, जिन्होंने भगवान राम को हेल्प करी थी, रास्ता बताया था कि सीता जी को कहाँ। जटायु, जटायु और संपाति जो थे, वो वो उनके वो थे। इवन भगवान विष्णु के जो वाहन है गरुण, वो भी उन्हीं की पत्नी के पुत्र थे, मतलब कश्यप ऋषि के आगे उनके वंश के थे। तो ये सारे, खैर आपको ये सब सिर्फ ये पता है। जैसे ये हस्ता नक्षत्र है, इसके सूर्य देवता है ना। तो अब ये सिंपल समझने के बाद ये समझो कौन से नक्षत्र किस चीज के लिए यूज होने हैं। हर नक्षत्र हर चीज के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है।
तो कौन सा अच्छे है? देखो, लघु नक्षत्र की कैटेगरी में किनको रखा गया? अश्विनी, पुष्य, हस्ता को। स्थिर नक्षत्र, प्रॉपर्टी खरीदनी हो, मकान बनाना हो, वहां पे रोहिणी नक्षत्र ले लो, और तीनों उत्तरा जो है अच्छे हैं, जिसमें से पहले दो उत्तरा तो हमारे इसके हैं, सूर्य के न है ना लॉर्ड, उसका दशा लॉर्ड, और तीसरा उत्तरा हमारा शनि का होता है। फिर स्थिर स्थिर नक्षत्र के बाद मृदु नक्षत्र आते हैं, कोई सॉफ्ट काम करने हैं, है ना, एंगेजमेंट पार्टी है, एंगेजमेंट का दिन निकालना है, तो मृगशिरा नक्षत्र ले लो, चित्रा ले लो, अनुराधा ले लो, रेवती ले लो। तीक्ष्ण, लड़ाई करने जाना है, ऑपरेशन सर्जरी करानी है, ये सब तो मूला, ज्येष्ठा, आश्लेषा, आद्रा, ये सब तीक्ष्ण कैटेगरी में। चर, अगर जर्नी स्टार्ट करनी है, किसी यात्रा पे निकलना है, विदेश जाना है, तो शतभिषा, धनिष्ठा, श्रवण, स्वाति, पुनर्वसु नक्षत्र अच्छे मानेंगे। और उग्र में गुस्सा है, किसी को खत्म करना है, दुश्मन है ना, उसके वॉर स्टार्ट होनी है, तब यहाँ पे उग्र नक्षत्र अच्छे मानेंगे उस दिन। पूर्व भाद्रपद से शुरू कर सकते हो, पूर्व आषाढ़ से, पूर्व फाल्गुनी, तीनों पूर्व पू 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 जो है वो उग्र में आ रहे हैं, है ना, उत्तरा हमारे सिर में आ रहे हैं, और मघा और भरणी भी उग्र में ले रहे हैं। तो ये इस तरह से कैटेगराइजेशन है। ये देखो चार, ये मैंने यहाँ आपको दिया है, बस इतना ही आपको इस बेसिक कोर्स में पता रखना है कि, क्योंकि आपको अभी मोटा मोटा 4 महीने के कोर्स में इतना समझ में आ जाना चाहिए कि किस दिन मुझे यात्रा शुरू करनी है, तो आज कौन सा नक्षत्र है, चंद्रमा प्रतिदिन एक नक्षत्र में रहेंगे, तो आप देख लो किस दिन अच्छा नक्षत्र पड़ रहा है। चार नक्षत्र जिस दिन पड़ रहा है, शतभिषा, धनिष्ठा, श्रवण, स्वाति या पुनर्वसु, इसमें आप अपनी यात्रा शुरू कर लो, व्हीकल लेना है खरीद लो, और जॉब ज्वाइन करनी है, तो ये सब इन सब के लिए जिसमें आपको प्रोग्रेस अब बढ़ती रहे, चलती रहे, जीवन चलता रहे। ठीक है। फिर स्थिर में मैरिज के लिए स्थिर नक्षत्र अच्छे होते हैं, कौन से हैं? स्थिर रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तर भाद्रपद। तो स्थिर में ये ले लो, मैरिज के लिए, मकान खरीदना है, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो इसके लिए स्थिर। फिर यहाँ पे कुछ ऊर्ध्वमुख, तियरमुख और अधोमुख की कैटेगरी में भी डाला गया है ना। कुछ नक्षत्र ऊपर देखते हैं, ऊर्ध्वमुख, कुछ नक्षत्र नीचे की तरफ उनकी दृष्टि मानेंगे, अधोमुख, और तियरमुख मतलब साइड में दृष्टि होती है। इनके भी स्पेसिफिक यूज है, बट मुहूर्त शास्त्र में या आगे आप पढ़ोगे, प्रश्न शास्त्र में पढ़ोगे कि कौन सा नक्षत्र तियरमुख वाला अच्छा है इस कार्य के लिए, या उसके लिए अधोमुख अच्छा है या ऊर्ध्वमुख। फिर लास्ट में अगर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई बिल्डिंग बनानी है जिसमें आपको हाइट चाहिए, बढ़नी चाहिए, चीजें ग्रोथ चाहिए, वहां पे कंस्ट्रक्शन कराना है, बिल्डिंग बनानी है ना, जो ऊपर की तरफ बढ़ना है, तो उधरमुख नक्षत्र उसके लिए अच्छे हैं। अगर आपको कुआं खोदना है, नीचे की तरफ डीप अंदर जाना है, डेप्थ में जाना है, वेल कुआं खोदना है, या तेल का कुआं है, या बेसमेंट बनाना है मकान का, तो उसके लिए अधोमुखी नक्षत्र को बेस्ट माना गया। देखो, बेस्ट का मतलब ये कि इन नक्षत्रों में अगर आप काम शुरू करोगे ना, तो आपका बड़ा आराम से और जल्दी हो जाएगा। ऐसा नहीं है, बाकी नक्षत्रों में भी आप कर लो, लेकिन आपको विघ्न आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन जो जो नक्षत्र जिस काम के लिए बेटर माने गए, उन नक्षत्रों को यूज करने से आपको काम आपका सुचारू रूप से आसानी से हो जाएगा। तो ये अधोमुख कैटेगरी। बाकी इसमें फिर ये मध्य लोचन, अंध लोचन, सुलोचन, मंद लोचन, अब अगर कोई चीज खो जाती है, तब भी हमें नक्षत्रों को देखना पड़ता है। जैसे सुलोचन, कोई भी खोई हुई वस्तु को ढूंढना हो, तो सुलोचन नक्षत्र हम ले लेते हैं ये सारे, कृतिका, पुनर्वसु, फाल्गुनी, पूर्व फाल्गुनी, स्वाति, मूला, श्रवण, उत्तर भाद्रपद। तो ये आपको याद नहीं करना है, लेकिन जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ। बट अगर आप मुहूर्त शास्त्र पढ़ते हो, जैसे कई पंडित आते हैं, उनको ये होता है कि हमें अच्छे से समझना है कि कौन सा मुहूर्त निकालें, पूजा करनी है, या विवाह के लिए, या बच्चे की पूजा है, कोई भी तरह का काम, वहां पे डिटेल में इस नक्षत्रों को इनका, लेकिन ये बेसिक कैटेगरी यही सारी यूज होंगी, तब आपको इसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। देखो, कई बार चीज खो जाती है ना, तब भी हमें इसमें नक्षत्र को देख के हमें ये पता चल जाता है वो चीज किस दिशा में, वहां जाके ढूंढोगे तो मिल जाएगा, या यहाँ नहीं मिलेगा, अंधलोजन में। ये सब आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन डाला है, इसे देख के घबराना नहीं, ना याद करने की जरूरत है, बस आपको बेसिक सीक्वेंस याद रखना है और लॉर्ड याद रखने हैं उनके। और जो आपका वो थोड़ा सा बताया कि घर के प्रवेश के लिए, या कोई मकान बनाना है, कुआं खोदना है, उसके लिए वो 3-4 स्लाइड का ही याद रखना है। ठीक है। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्लास में मैं ये खत्म करने से पहले ये बता देती हूँ कि जिस जन्म नक्षत्र में आपका जन्म होता है, ठीक है, पहला नक्षत्र उसको माना जाएगा आपके लिए।
ठीक है। उसके आगे के सीक्वेंस में आपके ये सारे बनेंगे। पहला नक्षत्र आपका बर्थ का हो गया, दूसरा वेल्थ देने वाला होगा, और उसमें 9 9 9 जोड़ते जाओगे तो वो लहरी नक्षत्र आपके उस चीज को देंगे। तीसरा नक्षत्र विपत्ति देता है, तीसरा 12वां और 21वां डेंजर देगा। क्षेमा, हीलिंग करनी हो तो फोर्थ नक्षत्र, जन्म नक्षत्र से चौथे दिन आप करो वो कार्य, 13वें दिन कर लो या 22वें दिन कर लो, तो उस दिन हीलिंग वाला नक्षत्र है। अब ये नहीं है जरूरी वो कोई भी नक्षत्र हो सकता है, बस आपको जन्म नक्षत्र को फर्स्ट रख के ये गिनना है। प्रत्यारी, ऑब्स्टेकल्स आएंगे अगर आप अपने जन्म नक्षत्र से 5वें दिन काम शुरू करें, देखो आपको विघ्न ही विघ्न आते हैं। कई बार होता है ना, हम लोग कोई काम करते हैं, अरे यार पता नहीं किस मुहूर्त में शुरू करा था, अगर हम किसी से पंडित से पूछते नहीं या पता नहीं करते, ऐसे शुरू कर लेते हैं, और कई बार बड़े विघ्न आ रहे हैं। आप चेक कर लेना वो आपके जन्म नक्षत्र 5वां 14वां या 23वां होगा उस दिन का नक्षत्र। अब किसी को साधना करनी है, स्पिरिचुअल साधना करनी है, हमारा ब्यूटीफुल है ज्योतिष शास्त्र बहुत ज्यादा। हमारे शास्त्रों में ये भी बताया गया अगर किसी को साधना करनी है या किसी सपोज माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, कोई अचीवमेंट, आईएएस की तैयारी, आईएएस का एग्जाम कुछ भी करना है, तो वो एप्लीकेशन किस दिन भरनी चाहिए होती है? साधक 6th 15th या 24th, ताकि उस दिन में पेपर का वो साइन करने से आपका वो आपको मतलब इश्यूज नहीं आएंगे, आप आराम से कर पाओगे, मैम ये मेहनत समझ करोगे। नहीं आया मैम, 6 15 24 क्या मतलब डेट्स? आपके जिस दिन जन्म नक्षत्र है उससे छठा दिन, उससे 15वां दिन, क्योंकि जैसे एक मैम दिन आज पंचांग के हिसाब से कौन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देके बताना आज किसका नक्षत्र है। अच्छा अभी बता देती हूँ, पहले ये पूरा कर देती हूँ, अभी मैं उसमें दिखा देती हूँ। ठीक है, ये नोट कर लो, साधक हो गया, फिर ये वध, वध हो गया 7वां, जन्म से 7वां। अभी अगर सपोज कोई बीमार चल रहा है, आईसीयू में बैठा हुआ है, आईसीयू में है और उसकी उम्र भी हो गई 80 साल, है ना, तो अब आपको प्रिडिक्शन करनी होगी ना कि अगर वो कि भाई किस दिन डेथ हो सकती है, चांसेस हैं, मतलब आपको हिसाब देखना है, जो कोई भी बाकी सारे अरेंजमेंट भी है समथिंग, तो वो 7वें दिन उसका जन्म नक्षत्र से 7वां दिन का जो नक्षत्र है वो उस दिन उसको जाने के चांसेस ज्यादा है, 16वें दिन और फिर 25वें दिन डेथ हो सकती है। और इसी तरह मित्र नक्षत्र कौन से? 8वां 17वां 26वां। और अति मित्र कौन से? 9वां 18वां 27वां। ठीक है, अति मित्र। अब मैं आपको ये लास्ट था, अब मैं आपको ये दिखा देती हूँ आगे कुंडली में कैसे देखना। और ये समझ लो इसीलिए कुंडली देखने में इतना समय लगता है, लोग सोचते हैं 5 मिनट 10 मिनट में कुंडली देख दे, नहीं। 12 घर है, 12 राशि है, 144 कॉम्बिनेशन, 9 नक्षत्र, 9 प्लैनेट है, 1296, 144 × 9, फिर 27 नक्षत्र भी देखोगे, एक एक का नक्षत्र देखोगे तो 1293 × 27, 34,992 योग बन गए। और फिर इसमें एक एक नक्षत्र के अगर चार चार पद भी लगा दोगे तो टोटल कितने हो गए आपके? सोचो, 1,39,968 कॉम्बिनेशन बनेंगे कुंडली में। इतने सारी चीजों को देखना, और अगर चलो ये फोर्थ लेवल छोड़ भी दो, पद भी छोड़ दो, चलो नक्षत्र तक, तो 35,000 योग बनते हैं कुंडली में, तब जाके 35,000 योगों को समझोगे पढ़ोगे, तब जाके तो कुछ प्रिडिक्शन करोगे। ऐसे ऐसी थोड़ी ना प्रिडिक्शन आ जाएगी एक दिन में 2 दिन में, बहुत साल हो, इसलिए तो राव सर कहते हैं कई साल लग जाते हैं। और याद भी करोगे पहले तो 2 3 साल तो याद करने में लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे सीख जाओगे। अब मैं आपको कुंडली में दिखा देती हूँ आज का नक्षत्र क्या है, और उसी हिसाब से आज जो बच्चा पैदा होगा तो उसका कैसे देखेंगे हम आगे का। अगर बच्चा हो उसको हमें कोई दवाई देनी है जिससे उसकी हेल्थ अच्छी हो, तो आपने बोला था इसमें संपत देखें शेमा देखें। देखो हीलिंग के लिए शेमा। तो क्षेमा ले लो, है ना, और हम्म। अगर मतलब सर्जरी वगैरह करानी है उस हिसाब से फिर देखो मेरे पास कई बार ऐसी कुंडलियां आई हैं जहाँ पे बच्चे के दिल में छेद है। 9 दिन के बच्चे के लिए मैंने प्रिडिक्शन करी है, अमेरिका में था कोई एक फैमिली, रिच फैमिली, उन्होंने मुझे पता नहीं कहाँ से ढूंढा, और फिर मैंने उसकी पूरी कुंडलियां देख के बच्चे का बताया, नहीं ये जी जाएगा, लेकिन इस समय सर्जरी कराओ, इस समय ये करो। और उसको अम्बुबाची भी भेजा मैंने राउतर से लेके, आंटी ने दिया मुझे। तो ये चीजें, नक्षत्र इसलिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, उस समय आपको ये सब देखना पड़ेगा।